हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का यूनिट 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में देखेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या तथा उनका संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है, और फिर पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो गिनती की संख्या को किसी भी चीज को हम कहां से गणना उसका स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। और प्राकृत संख्याओं के संग्रह यानी कि इसके सेट को, समुच्चय को किससे सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार n इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं का संग्रह कहां से, 1 2 3 है ना, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 1 2 3 4 अप टू अनंत तक, है ना। ये गिनती की संख्या भी हो गई। किसी भी चीज को हम 1 से ही तो गिनना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो देखिए, ए है प्राकृत संख्याओं का सेट, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे कौन सी है, 1 है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो इसे निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है 1 से लेकर के अनंत तक होती है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछा जाए तो वो 1 होगा। ठीक है, अब है कि प्राकृत संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। क्लास 8 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा, ये हो गया संख्या रेखा, और ये हो गया ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, ओ, इसे मूल बिंदु को जनरली ओ से सूचित करते हैं और इसका मान होता है 0। ठीक है, तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी वो सभी मूल बिंदु के दाईं ओर स्थित होगी, चूंकि ये 1 से चालू होता है ना, 1 2 3। तो ये हो गया मूल बिंदु, और यहां से बराबर दूरी में लगा लेते हैं 1 2 3 4, है ना। इस प्रकार से इसको आप A1 ले लीजिए, बिंदु A1, बिंदु A2, A3, A4, है ना, और ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, 0 को हटाइए। अब ये जो बराबर दूरी है, O से A1 तक क्या है, बराबर दूरी है। A1 से A2 भी बराबर है, A2 टू A3 भी बराबर है, A3 A4 बराबर है। यानी कि देखिए क्या हो गया, O A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A3 A4, A2 A3 A2 A3 इक्वल टू A3 A4 बराबर हमने 1 इकाई माना है ना, 1 इकाई। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट। ये सभी क्या है, आपस में बराबर है। तो नेचुरल नंबर को हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3, इसके बीच भी तो सेम डिफरेंसेस है, कितना का, 1 का 1 का 1 का है। तो इसलिए O A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 बराबर हमने क्या माना है, 1 इकाई। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पे प्राकृत संख्याओं को दर्शा सकते हैं, उसका निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है,
है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, है ना, किसमें? प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर लिया जाए, है ना, तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या था? 1 2 3, है ना, अप टू इनफाइनाइट यानी अनंत तक, ठीक है। अब इसमें हमें क्या शामिल कर लेना है? 0 को। तो 0 जब शामिल इसमें कर लें तो ये जो सेट कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा? पूर्ण संख्याओं का सेट कहलाएगा, पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहलाएगा। और इसे हम W से सूचित करते हैं, है ना। W बराबर हो गया सेट ऑफ 0 1 2 3 अप टू अनंत तक, ठीक है। तो ये था पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे? तो देखिए, ये हो गया हमारा संख्या रेखा, ठीक है, और ये हो गया मूल बिंदु O, ठीक है। A1 हो गया, A2, A3 और ये हो गया A4, है ना। अप टू ये चलते जाएगा। A हो गया 0 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक? अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3, है ना। अब इसको संख्या रेखा पर हमें निरूपण करना है। तो मूल बिंदु जो यहाँ पे मूल बिंदु जो O है, यहाँ पे हमारा 0 होता है और ये बराबर दूरी पे है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना। यानी कि ये हमारा जो है OA1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 बराबर 1 इकाई, 1 है ना, 1 इकाई जो है हमने माना, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट। 1 यूनिट इसलिए माना कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो सारे क्या है? बराबर है। सभी में डिफरेंसेस देखे 1 का है, ठीक है। यानी कि OA1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 बराबर 1 इकाई। तो पूर्ण संख्याओं का जो संख्या रेखा पे निरूपण होगा वो कहां से होगा? 0 से होगा। जबकि प्राकृत संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण हम कहां से करते थे? तो 0 के दाईं ओर से, ठीक है। प्राकृत संख्या में 0 के दाईं ओर से करते थे और पूर्ण संख्या में 0 से, है ना, ले करके उसके दाईं ओर 1 2 3 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक संख्या रेखा पे निरूपण होगा, ठीक है। तो ये था पूर्ण संख्या। तीसरा है पूर्णांक, इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, है ना, 0 को, 0 तथा ऋण पूर्णांकों को, ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 को शामिल कर लेने से प्राप्त जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्राकृत संख्याओं के संग्रह में। प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या था? 1 2 3 अप टू कहां तक? अनंत तक, है ना, इनफाइनाइट तक। इसमें जब हम 0 शामिल कर लिए थे तो ये हमारा पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन गया था, ठीक है। अब है इंटीजर्स, पूर्णांक। तो इसमें क्या क्या शामिल करना है? शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को। शून्य शामिल कर लिया तो ये पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन गया था। अब इसमें -1 -2 -3, है ना, -4, इस प्रकार से अगर ऋण पूर्णांकों को शामिल कर लें तो यह जो सेट बनेगा यह पूर्णांक का सेट बन जाएगा, इंटीजर्स का सेट बनेगा, है ना।
तो ये दोनों तरफ जो है अनंत तक जाती है, इस साइड भी अनंत तक और इस साइड भी अनंत तक जाएगी, है ना। होगा इतना ही कि जीरो के दाईं ओर जो पूर्णांक होंगे उन्हें हम धन पूर्णांक कहेंगे और जीरो के दाईं ओर के पूर्णांक को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ए है। तो पूर्णांक समझ गए। ठीक है, अब इसका जो है संख्या रेखा पे निरूपण कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, संख्या रेखा हो गया, ए मूल बिंदु हो गया ओ, यानी कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 अप टू जाएगा। देखिए, ए पॉइंट हमारा हो गया A1 A2 A3, इधर ले लीजिए B1 B2 B3। ठीक है, और ये हमारा हो गया धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 अप टू अनंत तक, और ये हो गया -1 -2 -3। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये कितना है, 1 इकाई। सारे बराबर है। ठीक है, OA1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 बराबर 1 इकाई 1 यूनिट, है ना। और उसी प्रकार से OB1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2 B3 बराबर 1 यूनिट। ठीक है, इन सभी की जो दूरी है वो कितना है, 1 इकाई है। जीरो के उस साइड वाले को A1 A2 A3 हो गए, धन पूर्णांक के बिंदु हो गए, और जीरो के इस साइड B1 B2 B3 जो हो गए ये ऋण पूर्णांक के बिंदु हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटीजर्स को हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। तो हमने देखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट हमारा है, और एक चीज और इसमें है, ये जो जेड शब्द है इसे किस चीज से सूचित किया जाता है। देखिए, इसके जो सेट हैं इसे जेड से सूचित किया जाता है ना, जेड से। पूर्णांकों के जो सेट हैं उसे जेड से सूचित किया जाता है। और यह जो जेड शब्द है यह कैसा शब्द है, जर्मन वर्ड है ना। यह जो है जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, ZAHLEN, है ना। यह जो जर्मन शब्द है जेहलिन से लिया गया है, और इसका जो अर्थ होता है जेहलिन का, इसका अर्थ होता है गिनना, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारा है प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय संग्रह पर संवर्त संक्रियाएं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं और पूर्णांक, है ना, प्राकृत और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर संवर्त संक्रियाएं। क्या है संवर्त संक्रियाएं, यानी क्लोज्ड ऑपरेशन। अब इसे हम समझते हैं कि होता क्या चीज है, संवर्त संक्रियाएं, है ना। तो एक पॉइंट है, इसके अंतर्गत दो प्राकृत संख्याओं का योगफल भी जो है क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है ना। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो प्राकृत संख्या कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। ये दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्राकृत संख्या। अब इसको हम जब जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, 5। अब 5 भी क्या है, 5 भी तो प्राकृत संख्या ही है, यानी कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है वो क्या होता है, प्राकृत संख्या ही होती है। यानी कि इससे हमें एक पता चलता है कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह जो है योग संक्रिया के प्रति क्या है, संवर्त है ना, यानी कि क्लोज्ड है
है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अतः प्राकृत संख्याओं का संग्रह योग संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समवर्त है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या संग्रह, है ना, संग्रह, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेट, है ना, समुच्चय को सेट बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं का संग्रह योग संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समवर्त है। प्रश्न में रहता है ना बताने का कि समवर्त है कि नहीं। योग संक्रिया के सापेक्ष समवर्त है यानी कि क्लोज्ड है, CLOSED क्लोज्ड है। तो ये था। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि दो पूर्णांकों का योग तथा अंतर भी एक पूर्णांक होता है ना, उसे भी देखेंगे। दो पूर्णांकों का योग तथा अंतर भी क्या है, एक पूर्णांक होता है। ठीक है, दो पूर्णांकों का योग तथा अंतर भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक को हम जेड से सूचित करते थे, पूर्णांकों के संग्रह को। इसमें माइनस, इसमें आ जाता है 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, और इधर -1 -2 है ना, -3 अप टू इधर भी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए कह रहा है दो पूर्णांकों का योग तथा अंतर भी एक पूर्णांक होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो पूर्णांक कोई सा ले लीजिए, मान लिया जाए कि 1 ले लेते हैं और एक 0 को ले लेते हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। ये पूर्णांक था, इंटीजर्स थे 1 और 0। ठीक है, देखिए 1 0, इसको जब जोड़े तो कितना आया, 1 आया, यानी कि ये भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। ठीक है, इंटीजर्स ही है ना। और भी कोई सा ले लीजिए, मान लीजिए -2 ले लेते हैं और प्लस ले लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं 1। तो ये कितना आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो ये घटेगा, तो 2 में एक जगह कितना आएगा, 1, लेकिन माइनस संख्या ज्यादा बड़ा है इसलिए -1 हो। तो ये कितना आया, -1। ये भी क्या है, एक इंटीजर सी है। मान लिया जाए -3 ले लेते हैं, ऐसे प्लस जोड़ देते हैं -4। ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे आप क्या, -3 प्लस -4, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया, 4 और 3 7 आ गया है ना। ये कितना आ गया, 7 आ गया, लेकिन दोनों माइनस में इसलिए -3 इसके साथ आएगा। -7 भी क्या है, एक इंटीजर सी है ना। अब इसको घटाते हैं, चूंकि योग तथा अंतर भी जो होता है पूर्णांक होता है, तो अंतर मतलब घटाना। अगर इसको हम घटाते हैं, मान लीजिए 2 में 1 को घटाया, दोनों इंटीजर्स हैं, जब इसमें 2 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 भी क्या है, एक इंटीजर सी है। मान लीजिए -3 में -2 को घटाते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -3 माइनस -2। अब ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 3 में 2 जाएगा, कितना आएगा, 1 है ना। माइनस वाला ज्यादा बड़ा है इसलिए -1 होगा। -1 भी क्या है, एक इंटीजर सी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जोड़ने तथा घटाने पे, पूर्णांकों को जोड़ने तथा घटाने पे क्या होता है, हमें पूर्णांक ही मिल रहा है। यानी कि अतः आप लिख सकते हैं कि अतः पूर्णांकों का जो संग्रह है, पूर्णांकों का संग्रह यानी कि सेट योग तथा घटाव है ना, यह अंतर, योग तथा घटाव की संक्रिया के सापेक्ष क्या है, के सापेक्ष
समवर्त है ना, क्या है, समवर्त है, यानी कि क्लोज्ड है, CLO क्लोज्ड है। तो ये था मेन पॉइंट हमारा, है ना, कि दो पूर्णांक जो है योग तथा घटाव की संक्रिया के सापेक्ष समवर्त है कि नहीं, ये चीज देखना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि दो पूर्णांकों, है ना, धन ऋण शून्य को गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यदि दो पूर्णांकों को, है ना, चाहे वो धन पूर्णांक हो या ऋण हो या शून्य ही क्यों ना हो, है ना, को गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक ही हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दो पूर्णांक आप ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, गुना करना है, तो हमें कितना आएगा, 2। -1 ले लेते हैं, गुना ले लेते हैं -3, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब जब हम ले लेते हैं -4 ले लेते हैं इंटू 0 ले लेते हैं, क्या आता है, 0। और कुछ ले लीजिए, -5 ले लीजिए और इंटू ले लीजिए -2, क्या आता है, 10 आएगा। 5 दूना 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब चाहे वह धन पूर्णांक हो या ऋण हो या शून्य ही क्यों ना हो, ठीक है, जब हम एक दूसरे को गुना कर रहे हैं तो जितने सारे भी संख्याएं हमें मिल रही हैं वो सभी क्या है, एक पूर्णांक ही है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, है ना, या संग्रह इसको बोलते हैं, समुच्चय जो है गुना की संक्रियाओं, है ना, संक्रियाओं के सापेक्ष क्या है, समवर्त है ना, समवर्त है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दो पूर्णांक जो है भाग की संक्रिया के सापेक्ष जो है समवर्त है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भाग की संक्रिया के सापेक्ष पूर्णांकों का समुच्चय, है ना, पूर्णांकों का समुच्चय, इसको क्या जेड से सूचित करते हैं, समवर्त नहीं है। ठीक है, भाग की संक्रिया के सापेक्ष, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे कोई पूर्णांक ले लीजिए, 4 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, ये दो पूर्णांक है ना। अब हम अगर 4 से 5 में डिवाइड करते हैं, है ना, 5 से 4 में अगर भाग देते हैं तो ये क्या है, कुछ पॉइंट में आ जाएगा, है ना, 0 समथिंग आ जाएगा, है ना। ठीक है, कितना आएगा, 0.8 आएगा। ठीक है, तो ये प्राप्त जो हमें संख्या हुआ ये पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाग की संक्रिया के सापेक्ष जो है पूर्णांकों का समुच्चय या पूर्णांकों का संग्रह या पूर्णांक जो है समवर्त नहीं है, चूंकि ये दोनों पूर्णांक ही है। और जब हम 5 से 4 में डिवाइड किए तो ये हमारा जो संख्या प्राप्त हुआ ये हमें पूर्णांक नहीं मिला। ठीक है,
तो इस प्रकार से भाग की संक्रिया के सापेक्ष जो है पूर्णांकों का समुच्चय जो है वो क्या है, समव्यर्थ नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि कोई भी ऐसा पूर्णांक नहीं है ना, कोई भी ऐसा पूर्णांक नहीं है कि हम 5 में गुना करेंगे, है ना, तो उसका आंसर 4 आएगा। कहने का मतलब हुआ कि 5 से जब हम 4 में को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कुछ भागफल आता है। ठीक है। और जब इस भागफल को इसमें हम गुना कर देते हैं, ठीक है, तो हमें ये चीज मिल जाता है। तो कोई भी ऐसा पूर्णांक नहीं है जिसको 5 में गुना किया जाए तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से भाग की संक्रिया के सापेक्ष जो है पूर्णांक क्या है, वो समव्यर्थ नहीं है। ठीक है। इसी परेशानी को हटाने के लिए जो है कौन सी संख्या की कल्पना की गई, परिमेय संख्या की। ठीक है। तो अब हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसे हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, दो पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है हमारा 0 नहीं होगा, है ना। और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, परिमेय संख्याओं के संग्रह को, है ना, सेट को क्या कहते हैं, क्या चीज से सूचित किया जाता है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय यानी सेट को q से सूचित किया जाता है। ठीक है। अतः हम q बराबर लिख सकते हैं p/q, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये था हमारा परिमेय संख्या। अब इसमें परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ये रेशनल जो है, रेशनल शब्द जो है यह किससे लिया गया है, रेशियो से लिया गया है ना। रेशनल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह रेशियो से हुई है, और Q का अर्थ होता है, Q का अर्थ क्वोटिएंट होता है ना, भाग। Q का अर्थ होता है क्वोटिएंट। ठीक है। और रेशनल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह रेशियो से हुई है, रेशियो शब्द से, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, अनुपात। रेशियो मतलब अनुपात। और एक चीज और देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का p/q के रूप में जो निरूपण है वह क्या है, यूनिक नहीं है, वह अद्वितीय नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि कोई परिमेय संख्या अगर, जैसे देखिए कोई परिमेय संख्या 1/3 है। ठीक है, 1/3 है। इसको हम 2/6 भी लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, 3/9 भी लिख सकते हैं। और भी हो सकता है ना, 6/18, और भी हो सकता है 12/36 हो सकता है। ये 1/3 को हम ये 2/6 भी लिखेंगे, 3/9 भी लिखेंगे, 6/18 भी लिख सकते हैं, 12/36 भी लिख सकते हैं। सभी का मतलब 1/3 ही है। लेकिन ये सारे जो हैं ये क्या है, इसके तुल्य भिन्न है। ठीक है, इसके क्या है, समतुल्य भिन्न है। ये सभी 1/3 के समतुल्य भिन्न कहलाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का जो है वो क्या है, निरूपण जो है यूनिक नहीं है, मतलब अद्वितीय नहीं है ना। उसे और भी अलग फॉर्म में जो है लिखा जा सकता है। ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो मानक रूप होता है, वह p/q होता है ना, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन
P बटा Q, P और Q का सबसे लघुत्तम रूप होता है ना, सबसे लघुत्तम रूप, यानी कि 1/3 आप कह सकते हैं। इस चूंकि इसमें एक के अलावा और कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लघुत्तम रूप कहते हैं। तो P बटा Q का जो लघुत्तम रूप होता है वही परिमेय संख्या का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं, वही मानक रूप कहलाता है परिमेय संख्या का। ठीक है, तो परिमेय संख्या का मानक रूप किसे कहते हैं, जब P और Q में, है ना, P बटा Q के P और Q में एक के अलावे, है ना, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, तो परिमेय संख्या को मानक रूप में कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी P बटा Q के रूप में संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1/3 ले लेते हैं, 2/5 ले लेते हैं, ठीक है, 5/7 ले लेते हैं, और भी ले लीजिए 7/9 ले लीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, इन सभी में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि ऊपर नीचे एक के अलावे किसी और संख्या से नहीं कट सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो परिमेय संख्या के फॉर्म हैं, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि मानक रूप है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है ना, जो सेट होता है, वह जोड़, घटाव, गुना की संक्रियाओं के सापेक्ष क्या है, समवर्त है, यानी कि क्लोज्ड है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पूर्णांक में देखा था, है ना, कि पूर्णांक जो होते थे, पूर्णांक संख्याएं जोड़ और घटाव और गुना के सापेक्ष क्या थे, समवर्त थे। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, 1 है और 2 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। घटाएंगे तो भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। गुना करेंगे तो भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। यानी कि ये जो है इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक जो है वो क्या है, जोड़, घटाव और गुना के सापेक्ष क्या है, इसकी संक्रियाएं समवर्त है। उसी प्रकार से परिमेय संख्या में भी क्या है, जोड़, घटाव और गुना के सापेक्ष जो है क्या है, समवर्त है। कोई भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या आएगा और गुना करेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं, मान लिया जाए 1/3 ले लें और 2/5 ले लेते हैं। ठीक है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा कितना, 15, और ये हो जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 6, यानी 11। 11 बटा कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 2/15। ठीक है, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, 6, और इधर हो जाएगा, नहीं, इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा
-1/15। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या ही है, यानी कि परिमेय संख्या जो है जोड़, गुना और घटाव के सापेक्ष क्या है, समव्यर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी शून्येतर परिमेय संख्याओं का समुच्चय भाग है ने भाग की संक्रियाओं के सापेक्ष भी क्या है, समव्यर्थ है, जबकि इंटीजर्स में ऐसा नहीं था। इंटीजर्स जो थे सभी शून्येतर है ने पूर्णांकों के सापेक्ष जो है, सभी शून्येतर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जो था वो क्या है, भाग की संक्रियाओं के सापेक्ष समव्यर्थ नहीं था। ठीक है, पूर्णांक में देखे थे कि किसी भी पूर्णांक में किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग देने पर भागफल जो है वो पूर्णांक ही हो यह आवश्यक नहीं था। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि किसी भी पूर्णांक में किसी शून्येतर से भाग देने पर है ना, मान लीजिए कि कोई पूर्णांक हमारा था 4/5 था वहां पे है ना, तो इससे जब इसमें हम भाग देंगे तो ये जो संख्या आएगा वो आएगा 0 पॉइंट कितना है, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक का सेट क्या था, 0 था और इधर धनात्मक संख्याएं थी और इधर ऋणात्मक संख्याएं थी। इधर धनात्मक पूर्णांक 1 2 3, इधर -1 -2 -3 था। ठीक है, ये संख्या नहीं था। तो किसी पूर्णांक में जब हम किसी शून्येतर पूर्णांक से, शून्येतर का मतलब क्या हुआ, 0 को छोड़कर है ना, 0 को छोड़कर उससे जब हम भाग देंगे तो कोई पूर्णांक संख्या आएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन परिमेय संख्या में क्या है कि सभी शून्येतर परिमेय संख्या मतलब शून्य को छोड़कर संख्याओं का समुच्चय भाग की संक्रियाओं के सापेक्ष समव्यर्थ है ना, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या में मान लीजिए 1/3 में हम 2/5 से अगर डिवाइड करें, भाग दें, तो जो आएगा वह भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। इसलिए जो है परिमेय संख्या का समुच्चय जो है भाग की संक्रियाओं के सापेक्ष क्या है, समव्यर्थ है। जैसे देखिए 1/3 है, इसको डिवाइड करेंगे 1/5 से, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3 और ये भाग को एक गुना में जब बदलेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, ये आ गया 5/3। यह भी क्या है, एक परिमेय संख्याएं ही है, यानी कि परिमेय संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है भाग के सापेक्ष क्या है, समव्यर्थ है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर्स लाइन। ठीक है, तो इसमें एक संख्या रेखा लेंगे, ऑरिजिन हो गया है ना, वो इधर रखेंगे नेगेटिव पार्ट्स को है ना, नेगेटिव रेशनल नंबर इस साइड हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव। नंबर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लिया जाए कि दो परिमेय संख्या है 1/2 है -1/2 है। ठीक है, तो 0 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसको ए मान लेते हैं A1 पॉइंट और इधर मान लेते हैं B1 पॉइंट। माइनस वाला इस साइड आएगा -1/2
2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, A1, A2, A3 सारे, और इन इसके बीच की जो दूरी होगी वो सभी क्या है, बराबर होंगी। मतलब इसके हिसाब से, इस रेशनल नंबर के हिसाब से। बाकी जो जैसे आपका कोई भी परिमेय संख्या होगा, 2/3 ले लीजिए, है ना, 5/7 ले लीजिए, तो ये जहां पे भी जिस बिंदु पे स्थित हो सकता है वहां पे स्थित होगा। लेकिन 1/2 और -1/2 ये दोनों सेम ही है, सिर्फ एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। दोनों कितना है, हाफ ही है, 0.5 ही है ना। तो इसकी दूरी जो होगी यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी सेम होगी, ठीक है। और वैसे जनरली ये स्थित होगा इसके बीच में। अगर इसको 1 मान लिया जाए, 1 इकाई मान लिया जाए, तो ये हाफ जो है यहाँ पे स्थित होगा इस पॉइंट पे 1/2, और ये आ जाएगा कहाँ पे, -1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कब, जब हमारा क्या है, OA1 = OB1, दूरी इसकी सेम है ना, 1 इकाई है ना, 1 इकाई, ठीक है। तो ये हाफ 1/2 जो है यहाँ पे आएगा, और -1/2 जो है O और B1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या को जो है संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट हमें पढ़ना है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, उसके क्या फॉर्मूले हैं, क्या निकालने के तरीके हैं, ठीक है। और परिमेय संख्याओं से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप समझ सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के हर को सदा धनात्मक माना जा सकता है, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या के हर को सदा धनात्मक माना जा सकता है। कैसे, तो मान लिया जाए कोई परिमेय संख्या जो है 2y-3 है, ठीक है। इसका हर अभी ऋणात्मक है, लेकिन इस जब बात है कि किसी भी परिमेय संख्या के हर को धनात्मक मान सकते हैं, तो इस परिमेय संख्या के भी हर को धनात्मक माना जा सकता है। तो जरूर माना जा सकता है। जैसे देखिए 2y-3 है, अभी हर इसका क्या है, धनात्मक है। लेकिन इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -2y3, दोनों एक ही चीज है, दोनों माइनस में ही है, ए भी इसी में, ए भी इसी में, यानी कि यहाँ पे हर जो है पॉजिटिव है। तो किसी भी परिमेय संख्या के हर को सदा क्या है, धनात्मक माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में, है ना, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या को नहीं, दूसरा ये है कि किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि कोई पूर्णांक 3 है, 5 है, 4 है, तो आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सिर्फ नीचे 1 लगा दें, Q के जगह पे क्या हो जाएगा, 1। ये सारे एक ही हैं। 3/1 का मतलब 3, 5/1 का मतलब 5, 4/1 का मतलब 4, यानी कि किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, यानी कि कोई परिमेय संख्या जो है धनात्मक या ऋणात्मक होगी यदि उसके अंश तथा हर की संख्याओं का चिन्ह क्रमशः समान या विपरीत हो। अगर चिन्ह समान होगा तो परिमेय संख्या क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर चिन्ह समान नहीं होगा अंश और हर का, तो परिमेय संख्या क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे कोई परिमेय संख्या मान लीजिए कि है 3/4, ये दोनों चिन्ह समान है, तो ये कैसे परिमेय संख्या होंगी, धनात्मक हो जाएगा।
चूंकि ये माइनस माइनस ऊपर नीचे क्या है, दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस रहेगा तब तो ऑलरेडी धनात्मक है ही, लेकिन जब चिन्ह विपरीत हो, -3y4 हो या 3y-4 हो, ठीक है, तो ये दोनों जो परिमेय संख्या होंगी ये क्या होंगी, ऋणात्मक होगी, है ना, ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या उसके अंश और हर के दोनों के चिन्ह पर डिपेंड करता है कि कौन सा परिमेय संख्या धनात्मक होगा, कौन सा परिमेय संख्या ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो आज इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, उसके निकालने के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, या फॉर्मूले नहीं भी याद हैं तो भी हम कैसे निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य बहुत सारे परिमेय संख्याएं, है ना। तो आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके इसके लिए लाइक और